ખુશાલ મોઢું પેકરા બરોબર છે. ઘણા દિવસે તું આવ્યો એટલે તારા એમાં શું છે, ટંગ હોય ને એમાં બોન હોય નહીં, અને એને પાછું યોગા કરવાનું બહુ મન થતું હોય એટલે ગમે એમ વળ્યા કરે. બરોબર છે, એટલે થોડુંક કંટ્રોલ રાખ. ઘણા દિવસે આવ્યો એટલે આમ અંદરથી થોડુંક થતું હોય ને એમ. चलो तो चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो अब तक जो हमने चैप्टर पढ़े थे, चैप्टर नंबर 1 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक, चैप्टर नंबर 3 4 5 6 7, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट उसकी वजह से इफेक्ट, और चैप्टर नंबर 7 दैट इज द इलेक्ट्रो अल्टरनेटिंग करंट था. और अब जो चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इस चैप्टर में खास तौर पर हमें थियरिकल पर्पज से रेडी नहीं करना है. इफ आप चैप्टर नंबर 1 to 9 रेडी करने वाले हो तो मैंने आपको पहले ही गोल दिया हुआ है कि आपको क्या करना है, 1 to 9 कंप्लीट रेडी करने हैं, उसके अलावा कोई भी चैप्टर करने नहीं. और उसमें भी चैप्टर नंबर 8 उसमें आपको थियरी करने की जरूरत नहीं. वैसे बाकी के चैप्टर में जैसे चैप्टर नंबर 10 to 14 की बात करें तो उसमें हम थियरी वो सारी चीजें डिटेल में ही पढ़ेंगे, बट उसको एज अ कंसेप्ट के तौर पर, ताकि आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाओ, उस हिसाब से आपको उसको सॉल्व करना है, उस हिसाब से रेडी करना है. सिमिलरली चैप्टर नंबर 8 के लिए भी उसमें भी थियरी आपको पूछते हैं, और खास तौर पर 2 थियरी हम बोल सकते हैं. वैसे उसमें से एक थियरी ऑलरेडी बोर्ड में आ चुके हैं, दैट इज द 4 मैक्सवेल इक्वेशन आपको लिखने के लिए बोलते हैं, और दूसरा बनेगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो यही 2 चीज आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, उसके अलावा तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं. हाँ मतलब बहुत सा है, ऐसा नहीं हम बोल सकते. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपको बोल दिया इंफ्रारेड के बारे में लिखो, देन माइक्रोवेव के बारे में लिखो, या तो आपको बोल रहे रेडियो के बारे में लिखो, रेडियो वेव के बारे में. विजिबल लाइट तो पूछेंगे नहीं, क्योंकि उसको तो हम हर दिन देख पाते उसकी वजह से, तो उसका नहीं पूछेंगे. एक्सरे का पूछ सकते हैं, गामा रे का पूछ सकते हैं, यूवी का पूछ सकते हैं, तो उसके बारे में शॉर्ट नोट हो सकती है. बट इतना ज्यादा याद रखना उससे बेहतर है कि भाई हम क्या करते हैं, भाई बाकी के जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 से लेके 10 से लेके 14, वहां के चैप्टर के सिर्फ न्यूमेरिक कर लेना तब भी काम हो जाएगा. क्योंकि चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिक एक पल्ले में रखो, और दूसरे पल्ले में कौन आएगा, बाकी के चैप्टर के न्यूमेरिक. 10 से लेके 14 के नंबर ऑफ न्यूमेरिक सेम है ऑलमोस्ट, थोड़े बहुत डिफरेंस होगा, ज्यादा नहीं. और न्यूमेरिक का लेवल देखे तो बहुत इजी है सारे न्यूमेरिक. मतलब भाई 2-3 फॉर्मूला याद रखती है. 10 में थोड़ा सा कंसेप्चुअल न्यूमेरिक आएगा, मतलब हाँ ऐसा कुछ पूछा है चेंज करके, तो उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. बाकी के सारे केसेस में कि भाई खास तौर पर हम देखें तो भाई एटम्स वाला चैप्टर है, न्यूक्लियस वाला चैप्टर, और चैप्टर नंबर 14 उसमें भी 2 फुद्दू से 2 न्यूमेरिक है 14 में, तो उसमें तो ज्यादा देखना ही नहीं है. तो बाकी जो चैप्टर है उसमें जस्ट आप फॉर्मूला याद रखो, वैल्यू पुट करो, हो जाएगा आपका काम खत्म. तो ऐसे कुछ न्यूमेरिक है, तो न्यूमेरिक आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, और बैकअप के लिए हम न्यूमेरिक को ही करने वाले हैं, तो आपको उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी है. तो चैप्टर नंबर 8 की हम बात करें तो उसमें हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ना है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो पहले माना गया था कि लाइट इज द पार्टिकल नेचर, कॉर्पस्कुलर मॉडल दिया था बाबा न्यूटन ने 10th में. इस चैप्टर नंबर 10 में इसको मैं फिर से डिस्कस करूंगा. वैसे दिया था डोकार्टिस ने कॉर्पस्कुलर मॉडल, बट उसको सपोर्ट किया था न्यूटन ने. माना गया लाइट पार्टिकल नेचर रखती है. बाद में हाइगेंस ने बोला भाई नहीं, वो पार्टिकल नहीं हो सकता, वो तो वेव नेचर रखता है. तो यहाँ दोनों के बीच में अपोज हुआ, बट न्यूटन इज द वेल नोन साइंटिस्ट, दैट्स व्हाई सपोर्ट किसको मिला, न्यूटन को. बाद में क्या हुआ कि भाई मैक्सवेल ने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के इक्वेशन दिए, मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन दिए थे, और उस इक्वेशन में एक टर्म मिल रही थी, उस टर्म के थ्रू हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड फाइंड कर सकते थे. और वो स्पीड जब फाइंड की गई तो वो कितनी वैल्यू मिल रही थी, 3 × 10⁸. और तब एक ही चीज की स्पीड वही थी 3 × 10⁸, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट. तो भाई बाद में माना गया कि भाई लाइट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ओके, तो भाई उसमें जो हमें इक्वेशन मिले उसमें एक टर्म मिली थी. टर्म में जब हम वेव की स्पीड फाइंड करते तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड मिल रही, और उस टाइम पे वेल नोन स्पीड कौन सी थी, लाइट की ही थी, दैट इज 3 × 10⁸. तो बाद में माना गया कि भाई लाइट भी क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगी. और उसी स्पान में हम बोल रहे थे कि कुछ एक्सपेरिमेंट हुए थे, थॉमस यंग ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, इंटरफेरेंस के एक्सपेरिमेंट हुए, डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट हुए. तो ये सारे एक्सपेरिमेंट में जो चीजें हमें मिल रही थी
उसमें भी हमें लाइट का कौन सा नेचर मिल रहा था, वेव नेचर ही मिल रहा था, और बाद में पता चला लाइट पार्टिकल नहीं है, वेव है। बाद में पता चला भाई पार्टिकल भी है। दोनों को हम कंबाइन करेंगे, ड्यूअल नेचर, वो सारा जब आएगा तब देखेंगे। मेनली ये वाले चैप्टर में हमें फोकस रखना है मैक्सवेल के 4 इक्वेशन में। उसमें ऑलरेडी 3 इक्वेशन तो हम पढ़ चुके हैं, 3 इक्वेशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एक इक्वेशन हमें पार्शियली पता है, पार्शियली नहीं पता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल करो और उसके आगे माइनस साइन चिपका दो। इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल क्या देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल क्या देता है आपको, बोलो? पोटेंशियल देता है, पोटेंशियल। और यहां चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल मिलेगा, ठीक है, तो वो यहां जो हम पोटेंशियल मिलेगा तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं किसके साथ? इंडक्शन के साथ, इंड्यूस ईएमएफ। और इंड्यूस ईएमएफ में क्या था फॉर्मूला? डी फाई बाई डी टी। तो इसको हम लिख सकते हैं डी फाई अपॉन डी टी। उसमें भी माइनस साइन आता है तो माइनस माइनस हटा सकते हो और हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा बनेगा। एप्सिलॉन इज इक्वल सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या होगा? डी फाई अपॉन डी टी। बट फाई कौन सा होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। याद करो, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज से ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। सो यहां हमें लिखना पड़ेगा मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी। क्या लिखेंगे? डी फाई बी अपॉन डी टी। तो एक इक्वेशन बना एग्जैक्टली ई डॉट डी एल और डी फाई बी अपॉन डी टी। डी फाई बी अपॉन डी टी किसका रूल है भाई? लो है, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन है, तो इसको हम बोलते हैं फैराडे लॉ। क्या बोलते हैं? फैराडेज लॉ। क्लियर हुआ? ओके। एक और रिजल्ट था ई डॉट डी एस, क्या होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या तो हम क्या बोलते हैं उसको? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, किसका लो है ये वाला? गॉस लो। सुपर। तो जी ए यू, गॉस लो। क्लियर हुआ यहां तक? ओके। उसके बाद ए वाला भी हमने देखा है, बी डॉट डी एस। ये वाला क्या होता है? 0 ही होता है, ठीक है। ग्लोस लो, ग्लोस नहीं, गोस लो फॉर मैग्नेटिज्म। फॉर मैग्नेटिज्म। एंड लास्ट बी डॉट डी एल क्या होता है? बी डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बोलो भाई, तुमने पूछो बोलो क्या होगा? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड का ही लाइन इंटीग्रल क्या होगा? 0 नहीं होगा। हाँ, एम्पियर लो, एम्पियर सर्किटल लो। क्लियर हुआ? मान के चलो ये वाला फॉर्मूला, मतलब यही लिख रहा हूं, ई डॉट डी एल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होगा इसका आंसर? फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ई डॉट डी एल क्या होगा? ये वाला मतलब कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन ओवर ए क्लोज पाथ कैसा होता है? 0 होता है। बट इसमें हमने इंक्लूड किया है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला था ड्यू टू इंडक्शन, वो कौन सा था? नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड था। और नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें वर्क डन डिपेंड करता है पाथ के ऊपर। तो जब आप क्लोज पाथ के ऊपर वर्क करोगे तो 0 होने जरूरी
नहीं है। बट इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है तो उसके लिए याद रखना, यहां जब क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। क्यों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड और उसमें जो वर्क होता है डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्लोज इंटीग्रेशन मतलब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कैसा हुआ, सेम हुआ, दैट्स व्हाई वर्क डन कैसा होता है, 0। तो याद रखना यहां हमने ये वाला चैप्टर नंबर 1 का लिखा था, बट ये है पोर्शन किसका, चैप्टर नंबर 6 का। क्योंकि राइट साइड में देखो कौन आ गया, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। हमने चैप्टर नंबर 1 का जस्ट यूज क्या किया है, भाई ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आप वर्क करोगे वही आपका क्या बनता है, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल ईएमएफ बोलते हैं हम उसको, ठीक है। दैट्स व्हाई क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल डी फाइव बी अपन क्या होता है, डी टी होता है, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। क्लियर हुआ यहां तक का। तो हम इस लॉ को अब डिस्कस करेंगे। मान के चलो मेरे पास भाई देखो पूरी मतलब स्टोरी खत्म हो जाएगी, उसमें लंबी चौड़ी स्टोरी दी है, तो ध्यान यहां देना, जो स्टोरी के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे, क्या दिक्कतें हैं, दिक्कत का सॉल्यूशन क्या होगा, वो सारी चीजें, और बाद में हमें लास्ट में पता चल जाएगा भाई हमने तो बहुत सा टॉपिक खत्म कर दिया। तो भाई मान के चलो मेरे पास एक कैपेसिटर है, न्यू स्लाइड ही ले लेता हूं। ये क्या है भाई, कैपेसिटर है। अब इसमें से कुछ करंट फ्लो हो रहा है, मान के चलो आई ऑफ टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आई ऑफ टी, करंट टाइम के ऊपर डिपेंडेंट, एसी करंट बोल सकते हो, जिसको हमने आई ऑफ टी ही बोला था। मतलब करंट टाइम डिपेंडेंट है, करंट टाइम के साथ क्या होगा भाई, चेंज होगा। अब मैं यहां फाइंड कर रहा हूं भाई मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला जो पॉइंट है वहां मैं क्या फाइंड करना चाहता हूं, मैग्नेटिक फील्ड। हमें पता है जब भी हमारे पास कोई स्ट्रेट वायर हो और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो तो वी यूज द बायो-सावर्ट्स लॉ। बट बायो-सावर्ट्स लॉ से ही एक लॉ बना था एम्पियर सर्किट लॉ, जो ऑलरेडी हमने फॉर द सिंप्लीफिकेशन यूज कर सकते हैं। तो मान के चलो क्लोज पॉइंट है भाई, ये पी पॉइंट है, वायर के टू क्लोज है, तो हम यूज कर सकते हैं एम्पियर सर्किट लॉ। और मान के चलो ये जो पी पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस पर है भाई, आर डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है भाई, ये वाला डिस्टेंस है आर, तो यहां मैं लिख देता हूं दिस इज द डिस्टेंस आर। एम्पियर सर्किट लॉ का यूज करके वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड हमने ऑलरेडी किया था, और उसमें हमने क्या किया था, लॉन्ग स्ट्रेट वायर लिया, उसमें करंट फ्लो हो रहा था, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था, तो हमने क्या किया, आर रेडियस का लूप बनाया था, याद आ रहा है। और बाद में हमने बोला था कि एवरी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लूप होगा, तो बी डी एल कोस 0 हुआ था, बी बाहर निकाला था, फॉर्मूला मिला था बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, याद आ रहा है। तो सेम फॉर्मूला तो यहां भी बनेगा, बट हम फिर से वही फॉर्मूला को हम फाइंड कर लेते तो हमारा थोड़ा सा या रिवाइज हो जाएगा। तो मान के चलो दिस इज द आर रेडियस का क्या है भाई, लूप है, और यहां हमें क्या फाइंड करना है भाई, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने बनाया एम्पियर लूप। क्या बनाया भाई, ये क्या हो गया, अब सही है, हमने क्या बनाया, एम्पियर लूप। कितनी रेडियस का भाई, आर रेडियस का एम्पियर लूप बनाया। तो भाई पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, हियर मैग्नेटिक फील्ड इन फर्स्ट केस, मतलब अभी जो केस चल रहा है ना उसको केस 1 बोल देते हैं। केस 1 उसका ही डायग्राम मैंने बनाया, केस 2 का मैं डिफरेंट अलग डायग्राम बनाता, उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। तो फ्रॉम एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, क्लोज इंटीग्रेशन करते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट सिग्मा आई। अब देखो बी और डीएल के बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि हमें पता है लूप के अलोंग ही क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो बी डीएल कोस क्या चिपका देंगे भाई, 0। क्लोज इंटीग्रेशन क्या बना, म्यू नॉट सिग्मा आई की जगह एनक्लोज करंट कितना होगा, पूरा आई ऑफ टी, क्योंकि करंट घुसा, करंट बाहर, लूप के अंदर करंट गया, लूप के बाहर करंट चला भी गया, ठीक है। बी कांस्टेंट बाहर निकाला, डीएल मतलब क्या होगा, 2 पाई आर सर्कमफरेंस इज कोस 0 इज इक्वल टू 1, बचा कौन, म्यू नॉट आई ऑफ टी। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा पी पॉइंट पर, म्यू नॉट आई ऑफ टी अपॉन क्या होगा, 2 पाई आर। यही तो हमने पहले भी किया था, वही चीज रिपीटेड की है, इतना मैग्नेटिक फील्ड मिला।
अब सेकेंड डायग्राम बना रहा हूं, फिर से वही दो प्लेट ले रहा हूं कैपेसिटर की, वही मतलब चीज, उसमें कोई चेंज नहीं है, डायमेंशन में कुछ भी चेंज नहीं है। बट इस बार मैं जो एक रिंग बना रहा हूं, क्योंकि हमें आर रेडियस की लूप बनानी है, तो लूप तो भाई कोई भी थिकनेस की हो सकती है, ऐसा नहीं है कि भाई आप लूप मतलब क्या होगा, जिसमें दो फेसेस उसके कैसे होंगे जब हम बनाएंगे तो वो ओपन होने चाहिए, क्लोज नहीं होना चाहिए। तो मैं इसका शेप कुछ इस तरीके से कर रहा हूं, मान के चलो दिस इज अवर आर रेडियस की रिंग, क्योंकि मुझे सेम पी पॉइंट पर क्या फाइंड करना है भाई, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। बट इसका शेप मैं कुछ ऐसा बना देता हूं, मटके जैसा। क्लियर हुआ? तो भाई आप ऐसे समझ सकते हो, ये वाला हमारा क्या है भाई, शेडेड पोर्शन बना देता हूं इसको भी, और ये वाला भी शेडेड पोर्शन बना देता हूं। क्लियर हो गया यहां तक का? शेप मैंने इस बार थोड़ा सा चेंज किया, मतलब मटके जैसा ही बनाया। ये दोनों जो रेड कलर का फेस है ना, वो कैसा है, ओपन है, ध्यान रखना कैसा है, ओपन है। ऐसा नहीं कि अंदर करंट नहीं घुस सकता, करंट घुसेगा। अब देखो ये वाले केस में, इन सेकेंड केस मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P using एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो कितना होगा, जीरो होगा। अब सोचोगे कैसे जीरो, भाई करंट एंटर हुआ, आई ऑफ टी करंट क्या हुआ भाई, एंटर हुआ, बट क्या आई ऑफ टी करंट इसको लीव कर रहा है। हमने अभी जो मतलब क्या बोल सकते हो, आपने जो कड़ा होता है ना ऐसा शेप का, थोड़ा सा ऐसे, ऐसा आपने कड़ा बना दिया है, मतलब करंट एंटर हुआ बट लीव नहीं किया, लीव नहीं किया तब तक हम बोलेंगे नहीं ना भाई एनक्लोज करंट, करंट एंटर हो रहा है, लीव नहीं कर रहा है। तो जब तक वो हमारी रिंग को लीव नहीं करेगा तब तक तो हम बोलेंगे नहीं भाई इस बार करंट एनक्लोज। हाँ बोलो। अच्छा, तो करंट અહીંયા સુધી આવે, કેપેસિટરની બે પ્લેટ વચ્ચે કઈ રીતે કરંટ ફ્લો થાય એ મને આવતું સમજાવો। સરસ ક્વેશ્ચન એને જે પૂછ્યો ને, હવે મને એનો આન્સર આપો। પ્લગમાં હું પ્લગ ચાલુ કરું તો કરંટ એરમાં ફ્લો થઈ શકે, થઈ શકે ને? અધરવાઇઝ લાઇટનિંગ થાય તો અર્થ સુધી કઈ રીતે આવે લાઇટ, લાઇટનિંગ मतलब જે પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ હોય કરંટ જ ફ્લો થઈને આવે છે ને। એર ઇન્સ્યુલેટર નથી, मतलब આપણે એને ઇન્સ્યુલેટર લઈએ છીએ સર્ટેન રેન્જ પર, આફ્ટર ધેટ એ કેવી થઈ જાય છે, કંડક્ટિંગ, બરોબર છે। એટલે જ્યારે હ્યુમિડિટી હાઈ હોય તો લાઇટનિંગ થાય ને, એટલે જે ચાર્જ જે શું થશે, લીક થશે, બધા ક્યાં આવી જશે, અર્થ સુધી પહોંચી જાય, એટલે આપણને લાઇટનિંગ દેખાય। બટ હાઈ પોટેન્શિयल હોય ત્યારે, मान ले कि आनी वच्चे वैक्यूम राख्યું છે, કારણ કે कैपेसिटर ने डेफिनेशन में, हमने कैपेसिटर की डेफिनेशन में क्या समझा था कि भाई दो आइसोलेटेड कंडक्टिंग बॉडी को हम अलग करेंगे। आइसोलेटेड मतलब दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, इंसुलेटिव मीडियम होना चाहिए। अब वैक्यूम है तो वो तो कंप्लीटली इंसुलेशन हो गया, तो वैक्यूम ही है ऐसा समझ लो। अब तू ही जीतने बोला सर हमने तो भाई करंट यहां से यहां लीव करेगा, उसमें क्या है, बट यहां तो वैक्यूम है। अब मुझे बताओ वैक्यूम में करंट कैसे फ्लो होगा, मतलब करंट एंटर हुआ बट दो प्लेट के बीच में करंट फ्लो होगा ही नहीं, लीव नहीं करेगा, लीव नहीं करेगा तो हम यहां क्या बोलेंगे, एंक्लोज करंट कैसा होगा, जीरो होगा। एंक्लोज करंट हमारा जीरो है, तो ऐसे केस में हम बोलेंगे भाई मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा होगा, पी पॉइंट पर जीरो होगा। एक केस में नॉन जीरो बन रहा है, दूसरे केस में जीरो बन रहा है। हम दोनों केस में सेम पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, फिर भी कैसा मिल रहा है, जीरो ही मिल रहा है एक केस में, और एक केस में कुछ मिला। मतलब भाई एम्पियर सर्किटल लॉ सही है या गलत है, तो पार्शियली सही है, क्योंकि एक केस में तो मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, और सही मायने में जब आप कुछ मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा डिवाइस यूज करोगे जो हमें यहां मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस शो करेगा, तो आप जब चेक करोगे तो यहां डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। और जब हम इसके थ्रू फाइंड कर रहे हैं तो हमारा मैथमेटिकल आंसर जीरो आ रहा है, बट रियलिटी में तो यहां मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए था। मतलब हम बोल सकते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ में कुछ टर्म क्या है भाई, मिसिंग है, और उस मिसिंग टर्म को
आइडेंटिफाई किया था किसने? मैक्सवेल ने। उसका कहना क्या था कि भाई एग्जैक्टली यहां हो क्या रहा है कि भाई जब कैपेसिटर में, ध्यान देना, फिर से मैं कैपेसिटर को ड्रॉ कर देता हूं, यहां चलेगा वैसे स्पेस, दिस इज द कैपेसिटर की 2 प्लेट्स, और इसमें यहां करंट कितना फ्लो हो रहा है? I ऑफ टी। मैक्सवेल ने का कहना क्या था कि भाई जब करंट यहां आ रहा है, मान के चलो पहले वो कैपेसिटर को क्या करेगा? चार्ज करेगा। चार्ज करेगा तो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज धीरे धीरे कम होगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। तो ए वाली प्लेट मोर एंड मोर कैसी होती जाएगी? पॉजिटिव होती जाएगी, और ए वाली प्लेट कैसी होती जाएगी? मोर एंड मोर नेगेटिव। मतलब ए वाली प्लेट के ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, ए वाली प्लेट के ऊपर कुछ नेगेटिव चार्ज है। कुछ साइकिल के बाद क्या होगा? धीरे धीरे इसका पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस होगा, इसका नेगेटिव चार्ज रिड्यूस होगा, फिर से कैपेसिटर अनचार्ज हो जाएगा। एसी का फ्लो हम कंसीडर करें तो फिर से क्या होगा? चार्जिंग, फिर से क्या होगा? डिस्चार्जिंग। तो ऐसे केस में क्या होता है? दो प्लेट के बीच में कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो रहा है। हमें पता है कैपेसिटर की 2 प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कुछ, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां जो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, કોનું વાગે છે? અજય સર નું કનેક્ટેડ છે કે ફોન છે કોઈનો? આપતો હતો અજય સર, કંપનીનો છે તો વાંધો નહીં। अब देखो बिटवीन द 2 प्लेट ऑफ द कैपेसिटर क्या हो रहा है भाई? यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है। वेरी हो रहा है मतलब टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। और जो मैक्सवेल था उनका कहना क्या था कि भाई ये जो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है भाई? वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जनरेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। किसको जनरेट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को। और हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से जनरेट होता है? करंट की वजह से। विदाउट करंट तो मैग्नेटिक फील्ड मिलता नहीं है। तो यहां बिटवीन द 2 स्पेस ऑफ द कैपेसिटर एक करंट फ्लो हो रहा है, और उस करंट को उन्होंने बोला था डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या बोला था? डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसको स्पेस करंट भी बोला जाता है कई बार, क्योंकि वो वैक्यूम में, स्पेस में फ्लो हो रहा है, दैट्स व्हाई। मतलब क्या हुआ कि भाई दिस इज द वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, and this magnetic field produce due to, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? ध्यान देना, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट, और ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही डेवलप हुआ है। अब देखो ये जो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहां हम बोल सकते हैं जो हमारा एम्पियर का जो लॉ था, क्या था स्टेटमेंट? कुछ ऐसा स्टेटमेंट था, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या होगा? म्यू नॉट सिग्मा आई। मतलब एक करंट था, और वो करंट कहां फ्लो हो रहा था? वायर में। वायर में जो फ्लो होगा वो कंडक्शन की वजह से होगा, दैट्स व्हाई उस करंट को हम बोलते हैं कंडक्शन करंट। क्या होता बोलते हैं? कंडक्शन करंट। तो यहां बेसिकली एक करंट सिर्फ कंडक्शन करंट नहीं आएगा, दूसरा भी एक करंट होता है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहां हम IC प्लस क्या लिखेंगे? ID लिखेंगे। दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको क्या बनेगा? आपका एम्पियर लॉ बनेगा, जो करेक्शन किसने किया था? मैक्सवेल ने। दैट्स व्हाई इस स्टेटमेंट को, इस लॉ को हम क्या बोलते हैं? एम्पियर मैक्सवेल लॉ। क्या बोलते हैं? एम्पियर मैक्सवेल लॉ। मतलब हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट करंट। अब देखो एक कैपेसिटर की जो 2 प्लेट है, अब करंट मतलब क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। तो यह जो चार्ज वेरी करेगा उसके वजह से यह क्या जनरेट होगा? डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट होगा। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहां हम बोल सकते हैं चार्ज ऑन कैपेसिटर at any instance is
क्यू कितना होगा भाई क्यू, एंड क्यू की वैल्यू हमें पता है क्या होती है सिग्मा इंटू ए होगा। सिग्मा मतलब क्या होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू क्या आएगा एरिया। दोनों साइड में क्या कर रहा हूं टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन कर रहा हूं। अब देखो भाई क्यू चेंज होगा मतलब डेफिनेटली कौन चेंज होने वाला है सिग्मा चेंज होने वाला है। दोनों साइड या तो एप्सिलॉन नॉट से हम क्या कर देते हैं भाई डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देते। एप्सिलॉन नॉट डिवाइड कर दिया तो यहां क्या बनेगा सिग्मा ए अपॉन क्या बनेगा एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट ऑफ दी कैपेसिटर। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की बात कर रहा हूं भाई। कोई यहां चार्ज डेंसिटी सिग्मा है यहां माइनस सिग्मा होगी तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा मैग्नीट्यूड के टर्म में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो भाई मैं इसका क्या कर रहा हूं टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन कर रहा हूं तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या बनेगा यहां डी क्यू अपॉन डी टी। यहां सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है। चार्ज वेरी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी होगा तो यहां हम क्या लिखेंगे डीई अपॉन क्या आएगा dt। एरिया तो प्लेट का रहेगा कांस्टेंट तो उसको मैंने बाहर भेजा। क्लियर हुआ यहां तक का समझ में आया ओके। डीई अपॉन dt या तो एरिया भी अंदर रख देते कोई दिक्कत नहीं है। एरिया भी अंदर रखा। अच्छा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हम यहां लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसका टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन क्या देता है आपको dq अपॉन dt क्या होगा डिस्प्लेसमेंट करंट। क्लियर एप्सिलॉन नॉट यहां कहां है डिवीजन में सामने गया तो मल्टीप्लिकेशन में तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू कितनी आएगी id इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d फाई e अपॉन dt। दैट्स व्हाई हमारा जो एम्पियर का लॉ था उसको अब हम करेक्ट कर देते हैं और यहां क्या ऐड करना पड़ेगा एग्जैक्टली म्यू नॉट ओके साथ में क्या आएगा आई सी प्लस आई डी क्या आया एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। हाँ ब्रैकेट में था ना म्यू नॉट मल्टीप्लाई करना था। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा स्पेस बना के लिख देता हूं म्यू नॉट आई सी प्लस क्या आएगा आई डी। चलो अब लिख देते हैं म्यू नॉट आई सी। आई सी मतलब क्या होगा कंडक्शन करंट जो वायर में फ्लो होगा और डिस्प्लेसमेंट करंट कहां फ्लो होता है भाई बिटवीन टू प्लेट ऑफ दी कैपेसिटर और उसको हम ऐसे लिखेंगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन क्या आएगा डी टी। क्लियर हो गया म्यू नॉट को बाहर लिखना है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमें जो लॉ मिला है लास्ट में जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट मिला इसको हम क्या बोलते हैं एम्पियर मैक्सवेल लॉ। क्या बोलते हैं एम्पियर क्लियर यहां तक का ओके। तो करेक्शन हमने कर दिया क्यों भाई क्योंकि जब हम कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये पूरा दिक्कत में आ जाता है मामला जब भी हम दो प्लेट के बीच में करंट देखे तो कितना हो जाता है जीरो। तो एम्पियर का लॉ जब हम यूज करने जाए डिफरेंट हम जब क्या बनाते हैं क्लोज लूप तब क्या हो जाता है फेल। तो उसको करेक्शन करने के लिए ही एम्पियर ने एक टर्म ऐड की थी दैट्स कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट। क्लियर हुआ। एट एनी इंस्टेंस आपको कोई पूछ रहा है कंडक्शन करंट आई है तो बिटवीन टू प्लेट ऑफ द कैपेसिटर डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा तो जितना कंडक्शन करंट होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। क्यों अदरवाइज किरचॉफ का जंक्शन रूल फेल हो जाएगा। किरचॉफ का जंक्शन रूल कहता क्या था भाई जंक्शन के ऊपर मीट करने वाले करंट का अलजेब्रिक सम कैसा होता है भाई जीरो होता है। ठीक है तो सेम तरीके से यहां जितना कंडक्शन करंट मिलेगा उतना ही क्या मिलना चाहिए हमें बिटवीन टू प्लेट ऑफ द कैपेसिटर डिस्प्लेसमेंट करंट मिलना चाहिए। क्लियर हो गया यहां तक का। बट ऑलवेज सेम नहीं होगा। हाँ मान के चलो आपने रीजन छोटा सा लिया रीजन टू रीजन क्या करेगा वेरी करेगा। एक और चीज चलो ना हम एक्स्ट्रा यहां ऐड कर ही देते हैं। आपको बोल रहे हैं भाई करंट डेंसिटी क्या बोल रहे हैं भाई करंट डेंसिटी। अच्छा करंट डेंसिटी क्या होती है जाने हम। हाँ तो वही रहेगा ना ऐसा नहीं है कि चैप्टर चेंज होगा तो करंट डेंसिटी चेंज हो जाएगी। आई जा जाने नहीं था वो तो जाने वड़ी था आई जा माई जा आई जा आई इज इक्वल टू जे ए ओके जे कॉल्स करंट डेंसिटी। तो भाई देखो बिटवीन द टू प्लेट ऑफ द कैपेसिटर यहां ध्यान देना
इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन करंट। और ये जो स्पेस में हमें करंट मिलेगा, स्पेस में जो हमें करंट मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे अभी, डिस्प्लेसमेंट करंट, आईडी। क्या बोलेंगे, आईडी। डिस्प्लेसमेंट करंट किसकी वजह से मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज की वजह से। डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। एग्जैक्टली आप देखो ना, तो चैप्टर नंबर 6 में हमने एक चीज समझी थी, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से पता चला वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। रिवर्स में भी प्रोसेस होती है और उसी की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है। मतलब वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन जनरेट द वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड किसको जनरेट करेगा, अगेन वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को। और एक दूसरे के सहारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट एनी काइंड ऑफ मीडियम प्रोपोगेशन करते रहेंगे। क्लियर हुआ, ओके। अब देखो आईडी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। करंट डेंसिटी की बात करें तो भाई करंट डेंसिटी इन कंडक्शन करंट क्या होगा, आईसी अपॉन क्या आएगा, ए। किसका एरिया आएगा, वायर का एरिया, क्योंकि वायर में ये वाला करंट फ्लो हो रहा है। ए क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। अच्छा आपको बोले कि भाई डिस्प्लेसमेंट करंट की करंट डेंसिटी कितनी आएगी, तो आईडी अपॉन क्या आएगा, एरिया। बट इस यहां एरिया किसका आएगा, एरिया ऑफ प्लेट ऑफ कैपेसिटर। मतलब एक प्लेट का एरिया। अब लॉजिकली सोचो करंट डेंसिटी कहां ज्यादा आएगी, कंडक्शन करंट में। डिस्प्लेसमेंट करंट में करंट डेंसिटी कैसी होगी, कम होगी, क्योंकि एरिया टू प्लेट ऑफ द कैपेसिटर कैसा होता है, ज्यादा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। कई बार क्वेश्चन आते हैं कि भाई यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सर्टेन पॉइंट दिया है आपको। वायर की एक एक्सिस हम इमेजिंग कर लेते हैं, दिस इज द एक्सिस। ये क्या है आपका, रीजन है बिटवीन द टू प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, आपको कहीं बोला है, ओके। और इसमें ये वाला क्या होगा, आपका एक्सिस बनेगा। और यहां से आपको एक सर्टेन डिस्टेंस पर यहां पॉइंट P है, यहां आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए पूछ रहे। क्या फाइंड करने के लिए पूछ रहे, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगेन आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला वही आएगा, क्या आएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। मान के चलो ये वाला डिस्टेंस भी पता है तो आप फाइंड कर सकते हो, B इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट आई, बट क्या आएगा, सिग्मा आई अपॉन क्या आएगा, 2 पाई आर। सिग्मा आई मतलब क्या होगा, एंक्लोज करंट। बट कौन सा एंक्लोज करंट, कंडक्शन या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। क्यों भाई, बिटवीन टू प्लेट ऑफ द कैपेसिटर की बात चल रही है। तो सिग्मा आई की जगह आपको क्या बोल रहा है भाई, मान के चलो प्लेट का टोटल एरिया कितना है भाई, ए है। ए एरिया में टोटल करंट कितना फ्लो होगा, ए एरिया में टोटल करंट कितना फ्लो होगा, जितना डिस्प्लेसमेंट करंट है वो सारा आएगा। तो यहां हम क्या लिखेंगे, ए एरिया में करंट होगा डिस्प्लेसमेंट करंट जितना। तो छोटा सा जब आप एरिया बनाओगे ये वाला, तो इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एरिया में जो करंट होगा उसको ही हम क्या बोलेंगे, एंक्लोज करंट। सो एंक्लोज करंट सिग्मा आई इज इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट करंट अपॉन क्या आएगा, एरिया। इसकी वैल्यू यहां पुट करो, आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। और ऐसा ही कुछ न्यूमेरिक है हमारे टेक्स्ट में, तो उसको सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। घर चले जाते हैं, अब बाद में टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर लेते हैं। तो विजित केम छे, अरे विकी અને પેન આપ ભાઈ, તો વિજિત ને પેન જોઈએ છે। खुशाल फिजिक्स અને પછી તબિયત સારી છે તારી, બોલો। એક પેન માટે છે ને બે જણાને કીધું ખુશાલી ગોતો મેં હેલ્પ કરે, કેટલો હેલ્પિંગ પર્સન છે એમ। અચ્છા એવું છે, કેટલું મને એમ થયું કે બહુ હેલ્પિંગ નેચર છે ખુશાલમાં એમ।
પણ આ બધાનો હેલ્પિંગ નેચર સારો છે. તુવિજીત છે, પછી વિકી છે, ધ્યેયનું નામે નહોતું આવ્યું તોય બિચારો હેલ્પ કરતો હતો પેન શોધવામાં. હા બોલ. નહીં બેસ ને, એને મેં કીધેલું છે તું ઘરેથી એ કામકાજ પતાવીને આવ ને, કાવ જ નહીં. આજ રમવા ગયો તો ફરી તો બધા ક્યાં થયા? ભાઈ જો આ બધું પતી ગયું. હા મંજીત સર નો બનાય, એમાં વાળ ઉતારવા પડે. અરે ભાઈ વાળ છે ભાઈ, આ રેકોર્ડ થાય છે. મંજીત સર નું નામ નહીં લેતા. હા સર લાઈવ સેશન જોઈ લેશે તો ભાઈ કહેશે કે ભાઈ તમે મારા નામે પૈસા કમાવજો એમ. હજુ ગોતે છે. હવે કઈ પડી ગયું નથી. ખુશાલ જોજે, તને ત્યાંથી બધું દેખાય. જોરદાર છે એમ ભાઈ, એક્સરે જેવી આંખ છે તારી. આમાં જ આવશે એટલે જ. હા એટલે જ તને ડાયાગ્રામ નતો દેખાયો, ફિગર દેખાઈ હતી. चलो भाई एक्सरसाइज में भाई बस दो तीन न्यूमेरिक सॉल्व करेंगे, घर जाने देंगे बाद में. 8.1 चलो भाई क्या बोला है क्वेश्चन में, ध्यान देना. डायग्राम दिया था, फिगर दी थी बट हमने फिगर हटा दिया है. यहाँ shows a capacitor made of the two circular plate, each of the 12 centimeter and separated by 5 centimeter. This is not centimeter, this is millimeter. The capacitor is being charged by an external source. The charging current Okay. The charging current is a constant equal to the 0.15 एम्पियर. जो लोग नहीं है उनके लिए भाई यहाँ चेंज कर देना 5 सेंटीमीटर की जगह मिलीमीटर. ओके. Calculate the capacitance and the rate of change of the potential difference between the plates. ओके. कैलकुलेट करना है कैपेसिटेंस. C is equal to क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. C एप्सिलॉन नॉट A की जगह पाई R स्क्वायर बाई D. एप्सिलॉन नॉट 8.854 10⁻12 पाई की जगह पाई रखो. R रेडियस कितनी दी है प्लेट की? 12 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर 10⁻2 उसका स्क्वायर. और डिस्टेंस कितना अभी हमने चेंज करके बोला 5 मिलीमीटर. मिली बोला 10⁻3. फाइनल आंसर बता दो भाई कितना? ओके 80 10⁻12 फेराड, क्योंकि हमें बाद में जरूरत है, दैट्स व्हाई पीएफ पिको फेराड लिख दिया. चलो कैपेसिटेंस आ गया. अभी उसके बाद क्या बोला है उसमें साथ में चेंज ऑफ पोटेंशियल. वी नो द Q इज इक्वल टू CV, सो V इज इक्वल टू Q बाई C. dV अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल बोला है, दैट्स व्हाई क्या होगा 1/c dQ अपॉन dt 1/c. अब जो इंस्टेंस पर करंट फ्लो हो रहा है, मतलब बात चल रही है, वो कितना है 0.15. तो यहाँ I लिखेंगे ना, वैसा dQ अपॉन dt करंट होता है. करंट दिया है 0.15 अपॉन C कैपेसिटेंस 80 10⁻12. क्या आंसर आया? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल का 0.5 डिवाइडेड बाई 80, सॉरी 0.15 डिवाइडेड बाई 80 1.10⁻
-15 यूनिट क्या लिखेंगे, वोल्ट पर सेकेंड। क्लियर हुआ? 0.15 है। हाँ तो +12 आंसर आप मैंने 15 तो था नहीं एम बी प्लस वोल्ट पर सेकेंड। तो ये हो गया, ए खत्म हुआ है। बी में क्या बोला है, ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट। तो हमें पता है भाई डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होता है, कंडक्शन करंट जितना, और उसकी वैल्यू ही हमें दी है 0.15 एम्पियर। हो गया। सी में क्या बोला है, इज किरचॉफ फर्स्ट रूल, बोले तो जंक्शन रूल, वैलिडेट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। यस यस ओके, केम बाय आईडी इज इक्वल टू आईसी। हो गया क्लियर भाई यहां तक का। तो ये न्यूमेरिक हमारा यहां खत्म। एट 8.2 की बात करते हैं। नाम याद से बताना। तो इसको भी सॉल्व करना है। इसमें हमें आर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, रेडियस दी है 6 सेंटीमीटर और कैपेसिटेंस 100 पीएफ दिया है। मतलब कैपेसिटेंस दिया है तो यहाँ डिस्टेंस का कोई वैसे लास्ट में जैसे दिक्कत था वो कुछ दिक्कत नहीं रहने वाला है। ठीक है, इसको भी सॉल्व करो। चलो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किसके थ्रू बनाया है भाई, सर्कुलर प्लेट, ईच ऑफ कैपेसिटर रेडियस दिया हुआ है और कैपेसिटेंस भी हमें प्रोवाइड किया 100 पीएफ। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द 230 वोल्ट एसी सप्लाई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी दी है। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द कंडक्शन करंट? सो हमें पता आईसी इज इक्वल टू, दैट इज आरएमएस बोला है, तो उसको क्या बोलेंगे, वी आरएमएस अपॉन एक्ससी। वी आरएमएस एक्ससी की जगह आएगा ओमेगा सी, ओमेगा सी 1 अपॉन ओमेगा सी। सो ओमेगा सी वी आरएमएस, दैट इज अवर फाइनल फॉर्मूला। ओमेगा दिया है 300, सी की वैल्यू 100 पीएफ 10⁻⁻12 एंड आरएमएस वी आरएमएस 230 वोल्ट प्रोवाइड किया है। व्हाट इज द आंसर? 6.9 10⁻⁻6 एम्पियर, मतलब माइक्रो एम्पियर, 6.9 माइक्रो एम्पियर। दिस इज अवर आंसर फॉर द आरएमएस करंट। बी में क्या बोला, इज द कंडक्शन करंट इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट? यस, कंडक्शन करंट इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। सो आईडी इज इक्वल टू क्या होगा, आईसी। डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू भी आरएमएस वैल्यू 6.9 माइक्रो एम्पियर होगी। आरएमएस के तौर पर बात कर रहे हैं, ध्यान देना। दिस इज ऑल्सो रमेश भाई आरएमएस। सी केस में जो बोला है ना वो इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है, डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ बी एट द पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट्स। सो दिस इज द टू प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। ओके, और इसको एज अ एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं। दिस इज द एक्सिस ऑफ द कैपेसिटर। प्लेट की जो रेडियस दी है हमें, ये वाला जो प्लेट है उसका रेडियस कितना है,
प्लेट का रेडियस कितना है हमारे पास, बोला है ना 6 सेंटीमीटर, बट हमें कहां फाइंड करना है, 3 सेंटीमीटर बिटवीन टू प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, वहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। और हमने बोला था मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला वही होगा, B इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट सिग्मा आई अपॉन क्या होगा 2 पाई आर। दिस इज द कैपिटल आर और ये वाला क्या होगा स्मॉल आर। ओके, सिग्मा आई कैलकुलेट करेंगे भाई, जब हमारा एरिया कितना है भाई, कैपिटल पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर जब एरिया है तब टोटल करंट कितना होगा एंक्लोज, डिस्प्लेसमेंट करंट जो हमें आरएमएस के फॉर्म में लिखा है। क्लियर। तो जब हमारा छोटा सा एरिया, भाई देखो यहां तो एरिया छोटा हो जाएगा ना, ये वाला पोर्शन है उसका एरिया कैसा होगा, टू स्मॉल होगा। क्लियर। तो इसका जो एरिया होगा स्मॉल होगा और वो कितना होगा पाई आर स्क्वायर, उसमें जो करंट जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे एंक्लोज करंट। सो एंक्लोज करंट कितना होगा पाई आर स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट करंट, बट कौन सा आरएमएस, डिवाइडेड बाई क्या होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, पाई पाई कट। सो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है भाई 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है ना, और उसका स्क्वायर लगा देंगे। डिस्प्लेसमेंट करंट कितना है भाई आईडीआरएमएस 6.9 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो बोले 10⁻⁻⁶, डिवाइडेड बाय कैपिटल आर दैट इज द 6 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट कन्वर्ज इसलिए नहीं किया क्योंकि दोनों सेंटी में, इसलिए कट होने वाला है। 1.725 10⁻⁶ एम्पियर, दिस इज अवर एंक्लोज करंट। इसमें वैल्यू पुट करो, सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई 10⁻⁷, एंक्लोज करंट 1.725 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। आर हमारे पास है, कितने डिस्टेंस पर बात चल रही है भाई 3 सेंटीमीटर पर, 3 सेंटी बोले 10⁻², पाई पाई कट 2 2 कट, 2 इंटू 1.725 डिवाइडेड बाई 3, 1.15 10⁻⁻11 टेस्ला, इतना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। बट ये आंसर नहीं दिया है। नहीं है ना आंसर। तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमने यहां कौन सा करंट यूज किया आरएमएस, तो एग्जैक्टली ये वैल्यू जो मिला है ना वो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है बी आरएमएस है। हमें पीक वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बोला है, देखो पीक वैल्यू बोला है, लिखा है ना एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट 3 सेंटीमीटर। सो हमें पता है मैक्सिमम दैट्स कॉल्ड द एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा √2 रमेश, √2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया होगा अभी। क्या आंसर आया 1.62 10⁻⁻11 टेस्ला। अब आंसर आ गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है पर्टिकुलर इस न्यूमेरिक सॉल्व करने में। गलती से आरएमएस करंट मिल रहा है पहले तो हम वही फाइंड करके आंसर लिख के आते हैं, बट बोला है आपको एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए। क्लियर यहां तक का? ओके, खत्म।